भाजपा के उत्तर प्रदेश संगठन में कोई ऐसा अध्यक्ष से लेकर कोई ऐसा पदाधिकारी है ही नहीं जिसके नाम पर 2 वोट मिल सके। 8,500 रुपये में बड़े बड़े बिक गए और परिणाम आपके सामने ये आया जो आमतौर पर होता है। जिस प्रकार का योगी आदित्यनाथ जी का एक कैंपेन का एक जो तरीका बदला, बटेंगे तो कटेंगे, इसने काम किया। तालीम का शोर इतना, तहजीब का गुल इतना, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। राजनीतिक दलों में अक्सर ये जुबानबाजी और नेताओं के बीच में अक्सर ये चुहल देखने को मिलती है कि जब चुनाव होता है तो वो एक दूसरे पर हमलावर होते हैं। वार और प्रतिवार चलता है। सोशल मीडिया पर भी तमाम बार बड़े बड़े वार किए जाते हैं, लेकिन सियासी चुनाव के दौरान जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो अक्सर राजनेता एक दूसरे की कुशल क्षेम भी पूछते हैं। यही राजनीति का एक हिस्सा है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, अब बारी मतगणना की है, यानी कौन किस पर भारी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। यूपी में हो रहे 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर लगातार बहस जारी है, कयास जारी है कि कौन किस पर भारी होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो लगातार लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ रहे हैं, उनके विचार क्या हैं और आखिरकार वो क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश की सियासी ज़मीन को लेकर, इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं राजधानी लखनऊ की विधानसभा में, जहां पर वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इन 9 सीटों के उपचुनावों को लेकर उनको क्या लगता है और आखिरकार समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने सोशल मीडिया, ज़मीन पर, फील्ड पर नेताओं ने, मंत्रियों ने, पक्ष ने, प्रतिपक्ष ने लगातार एक दूसरे पर जो हमले किए हैं, उसका नतीजा क्या निकलने वाला है। आज मतगणना की तारीख करीब आ गई है। सुबह होने के बाद से ही एक माहौल बनता सा दिख रहा है कि आखिरकार नतीजे आने वाले हैं और क्या ये नतीजे वाकई में सेमीफाइनल हैं और सेमीफाइनल क्या समाजवादी पार्टी या भाजपा किसके पक्ष में जाता दिख रहा है। आपको क्या लगता है, इस पर पूछेंगे। विजय शंकर पंकज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। क्या लगता है सर कि इस बार चुनावों में अक्सर जो बयानबाजी देखी जाती है, उपचुनावों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन इन चुनावों में देखा यह गया है कि पूरी सरकार ने अपना फोकस किया, पूरे विपक्ष ने अपना फोकस किया, और क्या इस चुनावों को पिछले उपचुनावों की तुलना में कुछ बड़ा माना जा रहा है? देखिए, 9 सीटों को उपचुनाव को सेमीफाइनल नहीं कहा जा सकता है। इससे 12-14 सीटों पर उपचुनाव होते रहे हैं, लेकिन इसको बड़ा हाइप दे दिया गया है दोनों तरफ से। उपचुनाव ज़्यादातर माना जाता है कि सत्तारूढ़ दल का ही होता है। वैसे भी इस उपचुनाव में जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें 5 भाजपा के हैं, 4 सपा के सांसद बन गए। चूँकि इसको हाइप इसलिए दिया गया है कि भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को करारी शिकस्त मिली है और इससे पूरा संगठन तिलमिलाया हुआ है। लोकसभा के चुनाव में टिकट वितरण में योगी को जो किनारा किया गया था और उसका परिणाम निगेटिव रहा और भाजपा को ज़्यादा सीटें गंवानी पड़ी। उसी का परिणाम है कि इस बार चुनाव में अमित शाह को बिल्कुल किनारे कर दिया गया और संगठन को भी, भाजपा संगठन को भी किनारे हुआ। 9 प्रत्याशी भाजपा योगी के हैं और योगी के प्रत्याशी चुने जाने के कारण यह चुनाव जो है योगी की प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। योगी भी चाहते हैं कि इसमें कुछ बढ़त लेकर के हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाएं। एक बात और इस उपचुनाव में देखने को मिली कि भाजपा बिल्कुल निष्क्रिय रही। भाजपा संगठन जो बिल्कुल निष्क्रिय है, उसे भाजपा के उत्तर प्रदेश संगठन में कोई ऐसा अध्यक्ष से लेकर कोई ऐसा पदाधिकारी है ही नहीं जिसके नाम पर 2 वोट मिल सके। खुद अध्यक्ष के नाम पर 10 वोट नहीं मिल सकते। तो पूरा का पूरा उपचुनाव जो है भाजपा का योगी और सरकार लड़ रही है। यहाँ तक कि योगी ने अपने मंत्रियों को विश्वास में लेकर के मंत्रियों को उपचुनाव में लगाया और संगठन के पदाधिकारियों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो इसलिए योगी यदि 5 से 6 सीटें जीत जाते हैं तो उनका कद थोड़ा सा बढ़ेगा। अब ये कहा जा रहा है कि सब सीटें जीत जाएगी भाजपा, और दावा किया जा रहा है, चौधरी ने दावा किया है, भाजपा भी कर रही है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कुछ ज़्यादा हाइप हो जाए। कुछ सीटें अभी अखिलेश या सपा के पास रहने की उम्मीद है। 4 न जीते, 3-2 इतना तो है।
तो अधिकांशतः मेरा मानना है रेशियो कि 6 से 3 और या 7 से 2 होगा। एक आपने बात कही है कि जो उपचुनाव होता है वो हमेशा सत्ता पक्ष का होता है, लेकिन इसी प्रदेश में, इसी योगी सरकार में उपचुनाव गोरखपुर का भी सरकार हारी थी। तो क्या लगता है कि सरकार के उपचुनाव का जो दावा है वो कुछ कमजोर नहीं दिखता? जब भाजपा हारी थी उसका समीकरण अलग था। उस समय में भाजपा की जो खींचतान थी और जो जाति समीकरण थे, भाजपा सरकार अलग जा रही थी, संगठन जा रहा था, तो उसकी वजह से उसी खींचतान के कारण मतलब भाजपा को हार का, नहीं तो ज़्यादा तो उपचुनाव देखिएगा इतिहास यही रहा है कि वो सत्तारूढ़ दल के साथ रहा है, चला गया है। लेकिन इस उपचुनाव में बिल्कुल संगठन को किनारे किया गया कि संगठन में वो ताकत नहीं है भाजपा के उत्तर प्रदेश में कि जो प्रत्याशियों को अपने जिता सके। इसलिए योगी और उनका मंत्रिमंडल के सहयोगी साथ में लगे हैं कि उनका थोड़ा सा प्रभाव रहा है। लेकिन अखिलेश ने भी मेहनत की है। सपा में अखिलेश के कहने पर या उनका जो संगठन का ढांचा कुछ वैसा नहीं है, लेकिन उसके कार्यकर्ता उत्साहित सपा रहते हैं और लोकसभा चुनाव में सपा को जो बढ़त मिली है उसके कार्यकर्ता और उत्साहित है। दूसरा एक और समीकरण है सपा के पक्ष में, मुस्लिम और यादव समीकरण। पीडीए वो कहते जरूर हैं, लेकिन अभी पीडीए के साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग बहुत कम मिला है, लेकिन मुस्लिम और यादव इतने उत्साहित हैं और कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स अच्छी संख्या में हैं, इसलिए उनके फेवर में जाते हुए समीकरण दिखलाई दे रहा है। ठीक है, जाते हुए समीकरण दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो चुनावी उठापटक रही है उसमें जाति समीकरण भी रहे हैं, राजनीतिक समीकरण भी रहे हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी की कमियां और अच्छाइयों की वजह से योगी आदित्यनाथ फुल फ्लैश पर चुनाव लड़ते दिखे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए दिनेश शर्मा जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफ़ी टीवी डिबेट्स में आप इन्हें देखते होंगे। क्या लगता है सर कि जो अभी सर ने कहा कि अखिलेश यादव ने भी काफ़ी मेहनत की है, ये मेहनत जातीय समीकरण, पारिवारिक दबाव, जो पारिवारिक टिकटों का बंटवारा किया है 2024 के फार्मूले को उपचुनाव में भी लागू किया उन्होंने, ज़्यादातर बड़े नेताओं के बेटे बेटियों को ही टिकट दे दिए गए, तो क्या कुछ समीकरण बनता दिख रहा है या सिर्फ ये चुनाव लड़ने की मजबूरी थी या इसलिए ही चुनाव लड़ा जाए? देखिए, 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अनेक सीटों पर बड़े कम अंतर से हारी थी। इतना बड़ा गैप नहीं था कि जो लोकसभा का चुनाव जो है न जीत पाती। एक खटाखट वाला एक ऐसा दौर आया कि उसमें जो है लोग बिक गए, 8,500 में बड़े बड़े बिक गए और परिणाम आपके सामने ये आया जो आमतौर पर होता है। एक तो ये बात। अब आती है बात कि उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं जो विधानसभाओं के, उसमें क्या है। देखिए, मुख्य मुकाबला जो है वो करल में है, जो कि अखिलेश यादव जी की सीट है, और मुकाबला योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा और अखिलेश यादव के बड़बोलेपन का है। शायद वो ये सोच रहे हैं कि पीडीए और जो माहौल 2024 का था वो कायम है। मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में करल सीट भी अखिलेश यादव की खतरे में है। बाकी जो 8 सीटें जो हैं वहाँ पर मुकाबला हो रहा है, ठीक है। एक पर चुनाव नहीं हो रहा है, मिल्कीपुर पर, वो चूँकि अदालत में मामला है, लेकिन मुकाबला असली जो है वो करल में है। और मैं महसूस करता हूँ जिस प्रकार से लोगों ने मतदान किया है या जो रणनीतियाँ इसमें अख्तियार की गई हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी का पलड़ा भारी है। अकेले संगठन की बदौलत भी योगी आदित्यनाथ अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, संगठन कहीं दिख नहीं रहा। समाजवादी पार्टी ने संगठन का एक सही तरीके से फायदा लिया और पारिवारिक जो टिकटों का वितरण किया है उससे वो पलड़ा भारी नहीं दिखता। नहीं, संगठन भी शामिल था। ये कहना गलत है होगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी संगठन शामिल नहीं हुआ। इस पूरे चुनाव में पूरी बीजेपी सक्रिय थी और योगी आदित्यनाथ जी, जहाँ तक उनका सवाल है, वो भी पूरे सक्रिय थे, सारे मंत्री सक्रिय थे। तभी आज हम ये विश्लेषण करने खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मुकाबला जो है, कोई बता रहे हैं 7 सीटें जीत जाएंगे, कोई बता रहे हैं बीजेपी 8 जीत जाएगी, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम 9 के 9 जीत जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि करहल भी अखिलेश यादव जी का खतरे में है और बीजेपी इसको जीत सकती है। देखिए, जीत तो इसी पर ही तय होनी है। 2027 तक का जो मैसेज है वो इस उपचुनाव ये तय करेगा
यद्यपि 2027 दूर है, लेकिन पब्लिक के अंदर एक वातावरण जो विकसित होता है ऐसे इलेक्शंस के द्वारा, वो कहीं ना कहीं मैसेज देता है। परंतु मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार का योगी आदित्यनाथ जी का एक कैंपेन का एक जो तरीका बदला, बटेंगे तो कटेंगे, इसने काम किया। दूसरी बात यह है कि करल में जिस प्रकार से उन्होंने परिवार के अंदर एक जंग छेड़ दी, रिश्तेदारों को आपस में लड़ा दिया, एक घटना घटी जिसमें कि एक दलित लड़की का हत्या हुई। तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं विजय, जो अखिलेश यादव जो योगी आदित्यनाथ की रणनीतियों को सपोर्ट करते हैं और उनको विजय की ओर ले जाते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है, हम केवल अगर उत्तर प्रदेश पर ही बात करें, क्या आपका ये कहना है कि हम उत्तर प्रदेश पे बात करें या हम महाराष्ट्र और झारखंड पर भी जाएं? जी देखिए, राजनीतिक तौर पर तो सभी जगह जा सकते हैं, उसका असर भी यहाँ इन राज्यों में पड़ सकता है। तो योगी आदित्यनाथ ने झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर जो नैरेटिव सेट किया, बटेंगे तो कटेंगे, उसने पूरे देश की चुनाव की दिशा बदल दी है। ओवरऑल उन भाषणों का बटेंगे तो कटेंगे का पूरे चुनाव पर असर पड़ा है और उसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। पूरा भाजपा को मिल रहा है। और अगर इस इलेक्शन के अंदर झारखंड और महाराष्ट्र स्वीप करती है बीजेपी, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाएगा, क्योंकि उन्होंने चुनाव की दिशा बदल दी। उन्होंने एक अलग नैरेटिव सेट कर दिया। पब्लिक मीडिया के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही है, कुछ और लीडर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, इस नारे का कोई वजूद नहीं है, लेकिन इसका वजूद है, क्योंकि वो जो खटाखट चला था जिससे कि बीजेपी ने धोखा खाया उत्तर प्रदेश के अंदर, नहीं, उसका बदला लेने का एक सही समय आ गया। कल सवेरे देखेंगे कि क्या उसका जो हम सोचते हैं वो कहाँ तक खरा उतरता है। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम और भी पत्रकार हैं। गंगेश मिश्रा हैं। माहौल योगी आदित्यनाथ ने तैयार किया है, जिस तरीके से सर ने बताया कि उसका नैरेटिव पूरे देश में दिख रहा है। क्या यूपी में 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के मुकाबले अकेले योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ती दिखी है, या सिर्फ ये अभी चुनावी भाषणों में है, नतीजे कुछ और होंगे? नहीं, पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम बहुत मजबूती से चुनाव को लड़ी है। और जो ये अभी सर ने कहा, 2 वरिष्ठ पत्रकारों ने हमारे कहा है, जो मुख्यमंत्री जी का नारा था, जो कटेगा वो बटेगा, ये नारा पूरी तरीके से सफलता की ओर है। क्योंकि आज की डेट में अयोध्या जीत लेने से कोई चुनाव नहीं जीत जाएगा, के लिए अयोध्या का भी चुनाव बहुत फाइट का चुनाव था। और समाजवादी पार्टी सिर्फ अयोध्या जीत के ऐसा लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन गए, तो ऐसा कहीं नहीं है। और रही बात करहल, कटहरी, ये सब चुनाव सीट जो समाजवादी पार्टी की सीटें थी, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार बढ़त बढ़ाएगी और अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी। और सरकार ने तो पूरा प्री प्लान्ड प्रचार किया है। सरकार के सभी मंत्री, 2-2 मंत्री वहाँ मौके पर हर विधानसभा सीट पर रात में कैंप किए हैं और वो चौपाल लगा कर प्रचार हुआ है और एक घर तक पहुँचने का प्रयास किया गया है। और रही बात चुनाव, तो मुद्दों का होता है, लाइन ऑर्डर पे है, शिक्षा पे है, विकास पे है, तो समाज कुछ भी हो तो सरकार। इन चुनाव में विकास, शिक्षा, इन सब जैसे ज़रूरी मुद्दे कहीं चुनाव में दिखे? सबने तो हल्की हल्की नारेबाजी की और हल्के हल्के नए नारे निकालने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल इस चुनाव में लाइन ऑर्डर का मुद्दा बहुत ही दिख रहा है। लेकिन कई ऐसे घटनाएं हुई, बड़ी घटनाएं हुई, जो कि घटनाओं का खुलासा भी हुआ और उस पर लोगों ने टिप्पणी भी की। लेकिन कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। पिछली सरकारों में भी देखा गया है लाइन ऑर्डर की क्या स्थिति थी, और इस माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार सिर्फ लाइन ऑर्डर पर ही जानी जाती है। और लाइन ऑर्डर रिपीट कराया था माननीय मुख्यमंत्री जी जब जीत के आए थे, और वही चीज़ उपचुनाव में भी बहुत बड़ा असर डालेगा। ये चुनाव में असर डालेगा। राजनीतिक तौर पर तमाम जवाबदेही हैं लोगों की। तमाम नेता चुनाव प्रचार में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिख रहे हैं, अखिलेश यादव भी दिख रहे हैं। इटावा, सीसामऊ, करहल, ये जो महत्वपूर्ण सीटें, उनके जो लैंड जिसको बोला जाता था कि यादव लैंड है, ये सब, ये क्या इस बार हाथ से निकलती दिख रही है समाजवादी पार्टी? नहीं, देखिए, करहल वाली जो सीट, जैसे सर्वे भी दिखा रहा है कि हाँ, लगभग दोनों पार्टी को लगभग 9 में से बराबर लगभग सीटें मिलेंगी। करहल एक ऐसी सीट है जहाँ से तेज यादव जो खड़े हुए हैं, वो पूरा जन्म से और पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, जो उनके टक्कर में जो बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है, वो उतना बहुत लंबा बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो करहल वाली सीट जो जैसा सर्वे में ने भी कहा है कि जो समाजवादी पार्टी को लगभग 4 से 5 सीटें मिलेंगी। तो जो एग्जिट पोल का जो सर्वे है, उस पर वो ज़रूर इस बार जो टक्कर देखने को मिलेगी, वो कल से सुबह से देखने को जरूर मिल जाएगी। और एक अंदरूनी बात मैं और कहना चाहूँगा कि दोनों ही पार्टियों ने कल के लिए जीत के जश्न मनाने के लिए पटाखे और आतिशबाजियों और साथ ही मिठाइयों का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। तो आखिरकार किसके दरवाजे पर मिठाई मिलेगी और कहाँ पटाखे फूटते?
अब ये तो देखिए तैयारी तो दोनों ने ही की है, क्योंकि दोनों ने अच्छी मेहनत की है। कई सारे नारेबाजी भी दोनों ने दिया है। 2024 का जो नतीजा आया है समाजवादी पार्टी के लगभग फेवर में, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोग भी काफ़ी जोश में हैं। तो इस बार भी, और जो एग्ज़िट पोल का जो नतीजे, जो एग्ज़िट पोल जो दिए हैं सारे मीडिया ने, उसमें भी तो यही दिखा रहा है कि लगभग बराबरी पर के टक्कर। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से यूपी में जो 9 सीटें हैं उनमें किसका पलड़ा भारी है और किसको कितनी सीटें लगभग मिलती दिखती हैं? देखिए, सत्ता पक्ष का तो हमेशा फेवर में जो उपचुनाव होते रहे हैं, तो उसमें सत्ता पक्ष का सबसे ज़्यादा फायदा तो मिलता ही रहा है, क्योंकि सत्ता में रही है, प्रशासन उनका साथ रहता है। साथ ही दूसरा ये भी रहता है कि समाजवादी पार्टी जो है, जो 2024 के जो नतीजे जो आए सामने, उसको लेकर और ज़्यादा जोश में तो समाजवादी पार्टी है ही है। तो इस बार नतीजे जो है थोड़ा सा लगभग टक्कर में रहेगा। कितने सीटें देना चाहते हैं भाजपा को? देखिए, 9 में से 5 से लेकर 6 सीटें भाजपा और लगभग 4 से लेकर 3 सीटें समाजवादी पार्टी की जरूर निकलेगी। तो कुल मिलाकर 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। आपके नज़रिए से क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों में कितना पैरेलल देखते हैं और किसको कितनी सीटें देना चाहिए? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी विधान उपचुनाव में, और समाजवादी पार्टी की सीटें कुछ घटेंगी। लेकिन कई नारे उनके ऐसे हैं जो कि समाज को अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस देखिए, राजनीति कभी भी समाज को अलग करके नहीं करना चाहिए, समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। किसी के अंदर मन भेद नहीं करना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। और मैं ये फिर एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से विजय जी, कि समाज में एकता रहे, अखंडता रहे, देश सर्वोपरि है, और राजनीति हम करें लेकिन देश को अलग करके ना करें। आज देखिए, कई मुद्दे ऐसे देखने को मिलते हैं, कई कंट्रियों में देखने को मिल रहे हैं, हिंदू का बांग्लादेश में क्या हाल है, और इन सब चीज़ों पे हम लोग राजनीति ना करें, हम लोग एकता का परिचय दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, जो कटेगा वो बटेगा, ये चीज़ वाकई सत्य है, और इस पर हम लोग विचार करें। और सारे समुदाय, कितनी सीटें देना चाहते हैं भाजपा को और कितनी सपा? भाजपा को हम 6 सीटें दे रहे हैं और सपा को 3 सीटों पे फाइट दे रहे हैं। फाइट है, अभी जीत कंफर्म नहीं है, सुनिश्चित नहीं है। सर, क्या लगता है आपको कि कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से दिखाई दे रही है और कितनी समाजवादी? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 9 की 9 सीटें जीत रही है, केरल को भी मिलाकर। आपने तो सब कुछ दे दिया उन्हें। जी नहीं, इसका कारण है, एक नैरेटिव चल रहा था कि सरकार में गतिरोध है, जो डिप्टी सीएम है दोनों को दोनों, उनमें और मुख्यमंत्री जी के अंदर नाराज़गी है। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर ये बात सिद्ध हुई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये दोनों को साथ लेकर चले, और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, इन्होंने भी अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन दोनों को ही मुश्किल सीटें दी गई थी प्रभारी के तौर पर। तो ठीक है, ये तो इलेक्शन है ना भाई, मुश्किल तो करहल भी है, सबसे मुश्किल तो करहल है ना, जिसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है खास तौर से, बाकी तो हलवा पूड़ी हैं। नहीं तो कहने का आशय मेरा ये है कि इस इलेक्शन में जिस प्रकार से एक होकर ये लोग चले, बगैर और एक गतिरोध को उसको निर्मूल सिद्ध किया, सब मिलकर चले, तो इस मेहनत का लाभ हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा लाभ उठाएगी और ये सीटें जीतेगी। और केरल भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हमें इसकी उम्मीद है, क्योंकि रणनीतियाँ इतनी मजबूत हैं कि उसमें अखिलेश यादव जो है छटपटा रहे हैं। बयान देखिए किस प्रकार के आ रहे हैं उनके, कि पूरा इलेक्शन दोबारा कराया जाए। उन्होंने एक सीट का नहीं बोला, उन्होंने सारी सीटों का इलेक्शन दोबारा कराने के लिए। ऐसी क्या मजबूरी है कि आप बोल रहे हैं इस तरह से? इसका मतलब आपको लग रहा है कि मामला इस बार समाजवादी पार्टी का गड़बड़ है और कांग्रेस इसमें मजे ले रही है। कांग्रेस मजे ले रही है और समाजवादी पार्टी का मामला गड़बड़ लग रहा है। क्या लगता है सर कि कितनी सीटें आप देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी को? एक कॉमन सवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कुछ पता चल पाए मोटा मोटा कि पत्रकार क्या सोचते हैं। वो तो मैंने पहले भी कहा कि 6 से 3 का, लेकिन जो इसलिए भी कहना पड़ रहा है कि चुनाव के बाद, मतदान के बाद जैसा बयान सपा के लोगों के आ रहे हैं, उससे तो लग ही रहा है कि उनमें बौखलाहट है। तो वो 2 से 3 सीटों पर ही उनकी लड़ाई टक्कर की है। मीरापुर में तो वो कह रहे हैं 52 मतदेय स्थलों पर दोबारा काउंटिंग। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि पूरे मतदान के समय सरकारी मशीनरी और पुलिस जिस तरह से सक्रियता दिखाई है और जो दृश्य आए हैं टीवी चैनलों के माध्यम से, उससे तो साफ है कि चीज़ें भाजपा के पक्ष में ज़्यादा गई हैं और सपा के खिलाफ गई हैं। धन्यवाद। सपा के खिलाफ माहौल दिखता है और जो पत्रकार हैं उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी थी, उनकी अपनी एक समझ है, उन्होंने उस पर अपनी बात रखी। और उत्तर प्रदेश में फिलहाल 9 सीटों के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा फिलहाल इन पत्रकारों की तरफ से भारी दिख रहा है। लेकिन
देखना यही है कि थोड़ी देर में जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे तो आखिरकार उस मुद्दे पर कहाँ कौन टिकता है और किसकी बात में कितना दम दिखाई देता है ये पता चल जाएगा। लेकिन भाजपा और सपा दोनों के ही हौसले बुलंद दिख रहे हैं और दोनों ही 9 की 9 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ।